कि जो आज तक नहीं हुआ वो काम करे। अभी जो फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर होता है सर, उसको इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बार काउंसिल की जवाबदेही की अगर हम बात करते हैं, फैक्ट्रीज खुली पड़ी हैं सर आज की डेट में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ सर। मैं लगता हूँ सर कोई ऐसा एडवोकेट होगा मतलब कि जो बीपी की और शुगर की जो गोलियां यूज करता होगा, और उसके बाद वो वादे किसी भी कारणवश पूरे नहीं हो पाते, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, इसके बारे में भी थोड़ा। अभी सागरपुर में जो पुलिस स्टेशन में हुआ, जो वकीलों को अनाप शनाप बोला गया पुलिस वालों के माध्यम से, देखिए सर सारी चीजें सागरपुर की घटना का सर, तो उसके लिए सर एक एडवोकेट जो है ना सर, मतलब मर जाता है लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता सर। प्रोटेक्शन की बात करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं और अलग अलग स्टेट्स में कहीं पे प्रोटेक्शन एक्ट है और कहीं पे नहीं है। मैं समझ रहा हूँ हरियाणा पंजाब में क्यों नहीं है। अब आप बताइए सर, विजन की कमी है और क्या है सर ये? सर अगला ये है कि जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, और पंजाब के लिए तो चीज़ें ठीक है, उनके लिए तो सूटेबल है वो चीज़ जगह भी, लेकिन हरियाणा वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। लिटिगेंट्स को भी समस्या है और वकीलों को तो खैर है ही। आपने क्वेश्चन ही बड़ा ट्रिकी पूछ लिया सर। पेड़ के नीचे खड़े होकर हमने प्रैक्टिस की है। हमने तो एक टेबल पे 10-10 लोगों ने बैठ कर प्रैक्टिस की है, तो आपको चैम्बर कैसे मिलेगा? आप ठीक है कोऑप्टेड मेंबर बनाए जाते हैं सर, उन कोऑप्टेड मेंबर बना के उनसे काम लो ना सर। सर मुझे लगता है आगे जो लड़ाई होगी एआई वर्सेस एआई ही होगी सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं श्रीमान सोमदत्त शर्मा जी। आप 2008 से प्रैक्टिस में हैं और लगभग 17 साल हो गए आपको प्रैक्टिस में। और जैसा कि हमने एक नया सेशन चलाया हुआ है जहां पर जो पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हम सवाल जवाब करते हैं, तो उसी सीरीज में आज सर हमारे साथ हैं। तो सर से एक बार अनुरोध करूंगा, पहले तो स्वागत करूंगा सर, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपसे अनुरोध करूंगा कि छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दें और एक शुभकामनाएं भी आपको देते हैं। आज आपकी एनिवर्सरी आज पता चला हमें, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक शुभकामनाएं। यू, तो सर प्लीज एक थैंक यू बार, सर, थैंक यू। जी सर एक बार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर आगे हम बातचीत स्टार्ट करते हैं जी सर। सर, जी सर, जी मैं सोमदत्त शर्मा एडवोकेट, और 2008 में मैं जो है पास आउट हुआ था। उसके बाद से इनरोलमेंट हुआ और 2008 से ही मैं जो है प्रैक्टिस में हूँ। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वहीं पे ही मैं प्रैक्टिस में हूँ। और एज वेल एज मैं हाई कोर्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ पे रूम नंबर 2 श्री शैलेंद्र गिल जी हैं, उनके साथ में वहाँ पे जो है प्रैक्टिस करता हूँ। और कैथल में मेरा 280 नंबर चैम्बर है, यहाँ पे प्रैक्टिस में हूँ। और आ, सबसे बस प्यार है और अच्छे तरीके से अपने काम को जो है अपना करने की कोशिश करता हूँ और अपने क्लाइंट्स के साथ में जो है अपना बड़ा ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। तो सर थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज आपकी सहमति ले लें कि ये जो पॉडकास्ट टाइप का हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें जो वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, वो जो भी आप हमारे सवालों का जवाब देंगे वो आपके निजी तौर पर रहेंगे। होस्ट की इसमें उत्तरदायित्व तो कोई जिम्मेदारी उस प्रकार से नहीं रहेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, तो आपकी सहमति चाहते हैं कि आप सहमति दें तो हम इस विषय में आगे बढ़ें। सर मेरी पूरी सहमति है और मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास है। और मुझे ये भी पता है कि जलेबी जैसे क्वेश्चन मुझसे नहीं किए जाएंगे, हल्के हल्के किए जाएंगे, क्योंकि कंटेस्टिंग में आजकल मेरा दिमाग वहीं रहता है। बहुत बढ़िया सर। और हम तो हालांकि जो हमारे वकील साथी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सवालों को पूछेंगे, ताकि निष्पक्ष रूप से ये वीडियो जो है सभी तक पहुंच सके। तो सर शुरू करते जी हैं। सर। तो सर पहला प्रश्न हमारा यही है कि आपने जो पंजाब हरियाणा बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है, वो क्या विचार आपके मन में आए कि आपने ये इलेक्शन कंटेस्ट करने का निर्णय लिया? सर इसके बारे में सिर्फ मैं एक ही बात बताऊंगा। 1961 में हमारी बार काउंसिल का जो है गठन हुआ और तब से हमारी जो है बार काउंसिल जो है कार्य कर रही है। मेरे जो वकील साथियों से बस यही अनुरोध है कि मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि बार काउंसिल में जाके काम किया जा सकता है। और मेरा नारा भी यही है कि जो आज तक नहीं हुआ वो काम करेंगे। आगे आगे जैसे जैसे बताते जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं अभी अभी क्या क्या आपको बताने जा रहा हूं। इतने जी काम है, इतने काम है सर। मैं कहता हूं कि काम करके दिखाऊंगा, तभी पता लगेगा कि काम किया जा सकता है। कोई जी मुझे जी लालच नहीं बिल्कुल। है किसी प्रकार का भी, कोई ओहदे का मुझे लालच नहीं है। एक सर प्रयासरत हूं, इसीलिए कोशिश जितनी भी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा जो है मैं मेहनत कर रहा हूं, दिन रात लग के मेहनत कर रहा हूं, ताकि
जो है कि भी वहां बार काउंसिल पहुंचा जा सके और जो है अपने वकील भाइयों के जो आशाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरा जा सके। ठीक है सर, तो एक शुरुआत करते हैं। हम पूछते हैं आपसे एक सवाल ऐसा कि आजकल जैसा कि आपने 17 साल अपने वकालत में निकाले हैं वकील साथियों के साथ में, तो ऐसी कौन सी विशेष 3 चुनौतियां हैं जो अधिवक्ता साथियों को देखने को मिलती है आए तौर पर, जिसको हम सुधार कर सकते हैं आपके माध्यम से? सर मैं कहता हूं चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जब कोई वकालत प्रैक्टिस मुख्य रूप से करता कोई है, 3 चुनौतियां? जब मैं बताता हूं सर, जब वकालत एक एडवोकेट, जैसे मैंने अपनी एक एडवोकेट के रूप में, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं और हमें तो एबीसीडी के बारे में भी नहीं पता था। यकीन माने जब मैं वकालत के लिए गया, सभी जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो पहले बताया जाता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये होता है। हमने ये सीखा कि प्लेंटिफ है डिफेंडेंट ये है। आज अगर जी। मेरे बेटे की बात करता हूं सर, वो बचपन से ही सीखा हुआ है कि प्लेंटिफ है डिफेंडेंट ये है। एप्लीकेशन भी लिखवा सकता है सर। अभी जो फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर होता है सर, उसको इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे वो वकालत करके निकलता है, सबसे पहले उसके दिमाग में दुविधा रहती है कि मैं प्रैक्टिस करूं या ना करूं। जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है, उसके आगे एक एक बहुत बड़ा एक एक आजीविका का जो है एक साधन जो है खड़ा हो जाता है। उस आजीविका के साधन के लिए उसके पास, बेचारे के पास, एक जो यंग जो लॉयर होता है उसके पास जो है एक मैं कहूं तो अपनी गाड़ी में और जो है अपने बाइक पे पेट्रोल डलवाने के जो उसके पैसे नहीं होते। इवन दो मैं आज अपने एक एक साथी की बात करता हूं, मेरे पास कई साल पहले एक जूनियर आया। तो मैं बोला यार कोट तो सिलवा ले। वो कहता कहता कि जी ऐसा है जी, कोट सिलवाना, कोट डेली बहाने बनाता। मैं बोला यार सबसे पहले तो तू कोट सिलवा यार। मेरे पास से मैंने उसका कोट उसको लेके गया एक दुकान पे, यहाँ पे उसका कोट सिलवा दिया। मतलब मेरी कहने की बात ये है कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा एक जो है एक वो आता है, और बार काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि इस आजीविका के साधन के लिए अपना 5-10 हज़ार रुपया जो भी मतलब उनको लगता है कि उनको एक मतलब उनका स्टाइफंड के रूप में एक यंग जनरेशन के लॉयर को, मतलब एक यंग जो लॉयर है उसको ये उसको सुविधा जो है देनी चाहिए। जी। उसके बाद सर आती है लाइब्रेरी की प्रॉब्लम। लाइब्रेरी की प्रॉब्लम के लिए ये होता है सर, एक जब एक एडवोकेट आ जाता है, आजीविका तो दूर की बात है, जो बुक्स होती हैं सर, मैं चावला सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ, लॉ हेल्ड की बात करता हूँ, बहुत से ऐसे जो अपने जो आते हैं, ट्रिपल सी आता है और भी जो है काफी जो है वो आते हैं। चावला हो गया, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो होती है। इन जो सबकी जो बुक्स होती हैं सर, वो 2-2 3-3 महीने में एक आती है सर। एक एक बुक 2-2 हज़ार रुपए की, 2,500 रुपए की, 1-1 हज़ार रुपए की, 1,500 1,500 रुपए की, ऐसे आती हैं सर ये। उसके लिए फिर उसको सर भारी भरकम एक लाइब्रेरी उसको तैयार करवानी पड़ती है। धीरे धीरे करके वो एस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन उसके लिए सर उसका खर्चा आता है। वो एक एडवोकेट क्या करे, उसके ऊपर ट्रस्ट जो है सही तरीके से क्लाइंट करता नहीं है कि भी वो एकदम से जाके वो अपना वो स्टार्ट कर ले। जब उसको कोई केस आता है कि इसके लिए संसाधन उसके पास कंप्लीट नहीं होते, लाइब्रेरी उसकी तैयार नहीं होती है, तो जी। ये सर जिम्मेदारी बनती है। टेक्निकली अगर हम बात करते हैं सर, उसको ट्रेनिंग सही तरीके से बार काउंसिल से मुहैया नहीं कराई जाती। बार काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि जो एक यंग एडवोकेट को ट्रेनिंग सही तरीके से करवाई जाए, उसको लाइब्रेरी का उसको एक बैठ के एटमोस्फेयर। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सर, वहां पे क्या होता था कि लाइब्रेरी होती थी, एसी वहां पे कंप्लीट दिया जाता था, सारी बुक्स होती थी, हम देखते थे यार सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। हम वहां से उन बुक्स को लेके सर उनसे पढ़ते थे, उन पढ़ने के बाद सर उसको महीने महीने के लिए इशू करवा लेते थे। तो सर ये सारी की सारी चीजें ज्यादा आज तो बड़ा एक बड़ा ही एक बड़ा इजी मतलब प्रोसेस है सर। इसको मोबाइल के ऊपर सर ये करवाया जा सकता है। आप लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी सर नाम नाम की लाइब्रेरी है। अगर हम बार की बात करते हैं, अगर हर उसमें डिस्ट्रिक्ट बार में और सब डिवीजन बार की बात करते हैं, नाम नाम की लाइब्रेरी है सर वहां पे। अगर वहां पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलता नहीं होगा, जी। वहां पे इंटरनेट सही तरीके से मुहैया नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें तो प्रिंटर नहीं होगा, प्रिंटर होगा तो रिम नहीं होगा, रिम होगा तो कागज नहीं होंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो कागजों का भी मैं बताता हूँ, मेरे वकील साहब ये बता रहे थे, क्योंकि घूम घूम के सारी चीजों का पता लगता है। वो कह रहा कहता है बिल्कुल। सर हम कागज लेके जाते हैं, उसके बाद सर वो सारी की सारी चीजें निकलती हैं। जी। फिर जो इनकी चावलास की और जो भी ये सब्सक्रिप्शन होती है, उनकी सब्सक्रिप्शन नहीं पूरी होती है। जिम्मेदारी तो सर ये देखो बार काउंसिल की ही बिल्कुल। बनती है। बिल्कुल। जी। एटलीस्ट अगर ये अगर सेटअप नहीं करवा सकते कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो कहता हूँ कि बार काउंसिल से ये प्रावधान होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रावधान होना चाहिए कि जो एक लॉयर होता है उसके लिए फ्री का सिस्टम होना चाहिए सारे का सारा। बिल्कुल। बिल्कुल। जब इंटरनेट में जो फ्री का जो सारे का सारा जो चला हुआ है, तो ये क्यों नहीं उसको प्रोवाइड करवा सकते? सही देना बात है। चाहिए, बिल्कुल। मतलब जी। देखो बड़ा पॉजिटिव। इसीलिए सर ये जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, क्या जरूरत पड़ी आपको बार काउंसिल के लिए इलेक्शन लड़ने की, सर दिखाना है कि भी 5 साल में काम किया जा सकता है। 5 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता सर। जी। 5 साल में काम किया जा सकता है, कोई लंबा चौड़ा सा इशू नहीं है।
जी सर। बिल्कुल। और अगर मैं आगे चुनौती की बात करता हूं तो धीरे धीरे करके जब आप पूछेंगे सारे के सारे जो है तो ना पैसेज के रूप में सर, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरा इसी के अंदर निकल जाएगा सर। जी। जी तो सर। सर आपने अच्छा बताया सर, हालांकि ये मेरा अलग से क्वेश्चन था, लेकिन आपने इसमें भी उसका आंसर दे दिया कि जो सेटअप होता है कि नए एडवोकेट्स को प्रैक्टिस में जब आते हैं तो उनको एक सेटअप चाहिए होता है, साइटेशन सर्च करने के लिए, जी स्टडी करने के लिए, अपना केस तैयार करने के लिए। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट रहती है आमतौर पर नए एडवोकेट्स को, जो चीजों का आपने जी बताया कि मेन चुनौतियां हैं। तो सर अब जैसे कि आपने युवाओं को लेकर के चीजें कही हैं, तो इसी में हम जोड़ना चाहेंगे कि वरिष्ठ जो अधिवक्तागण है और जो महिला अधिवक्तागण है उनके लिए आपके क्या विजन है सर? सर। मैं एक, ये मेरा सर मेन जो, मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, शायद आपको तो मैं भेज दूंगा सर उनकी जो कॉपीज हैं। मैंने जो विशेष तौर पे जो मुद्दे लगभग 10 के करीब जो है मैंने रखे हुए हैं सर। मेरा एक मुद्दा सर, पहले मैं हमारे जो जो हमारे जो सीनियर जो मेरे एडवोकेट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं सर, एक एज के बाद ना एक वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है आदमी की। और उसके लिए सर मुझे लगता है कि भाई वर्क एफिशिएंसी कम होने के बाद सर उनको एक सर एक पेंशन का एक प्रावधान जो है, एक मानदेय का प्रावधान सर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब मेरी ये तो सर मेरे सीनियर्स के लिए है, और जी ये सर अब तक हो जाना चाहिए था। बड़ा इजी प्रोसेस है सर ये। अगर हम फॉरेन की बात करते हैं सर, वहां पे तो मतलब आफ्टर 58 ईयर सर सारे का सारा सिस्टम जो है सरकार ही वहन करती है। और हम जी यहाँ पे सर, हम जो है एक बुजुर्ग होता है सर, मेरे घर में भी हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं। मैं अगर बात करता हूँ सर उनकी, कभी आंखों की दवाइयाँ होती हैं और भी बहुत से इश्यूज होते हैं, कोई दवाइयाँ होती हैं सर, उसके लिए सर एक मतलब एक हर मतलब मैं ओल्ड एज की बात करता हूँ, उसको एक पैसे की जरूरत रहती है सर। सर हर आदमी राम जेठमलानी नहीं हो सकता। और हर आदमी जो है मतलब किसी की एफिशिएंसी काम के लिए थोड़ा कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। शायद हो सकता है अ, मतलब एक एक एडवोकेट है सर, वो मतलब लाखों करोड़ रुपए कमा रहा हो, एक एडवोकेट है सर थोड़ा सा अभी कम, लेकिन एक एक ऐसे एक समानता के हिसाब से सर एक ऐसा हो जाना चाहिए कि उसको एक ऐसा तो हो कि भाई मतलब उसको थोड़ा प्रावधान बने, मतलब कि वो अपनी दवाइयों का खर्चा तो ले सके कल जी को। एक टाइम आता है सर, लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं एफिशिएंसी कम होने की वजह से, तो उस टाइम पे सर ये होना चाहिए। जो एडवोकेट उसको लेना चाहे ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, बट एक ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से सर। और मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा। मैं मतलब कंप्लीटली सर मेरे मुद्दे के अंदर है, मैं इसको मतलब अंजाम तक पहुंचाऊंगा, पक्का पहुंचाऊंगा सर। मैं मतलब सोच रखी है मैंने ये चीज। बिल्कुल। अब आती है सर हमारी मातृशक्ति की बात आती है, जो आपने बोला है सर। मातृशक्ति के लिए मैं बताता हूँ सर, एक जो एज होती है सर, ये 23, 22, 24 सर, हमारे जो मतलब व्हेन शी अटेंड द एज ऑफ मैरिज, जो 18 ईयर की हम बोलते हैं सर उसका। लेकिन जो जो सर एक ये एज होती है, वही सर उसकी लो डिग्री कंप्लीट होके उसकी एक प्रैक्टिस को चलाने की होती है, और वही एज जो होती है अपने जो है गृहस्थ जीवन को जो है अंजाम देने की होती है। वहां पे जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा आता है सर निकल के, तो मेरे हिसाब से हमारी जो बहनें हैं सर, जो अधिवक्ताएं हैं, उनके लिए सर इसका जो एक प्रावधान होना चाहिए। और वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, उसके अंदर भी आर्टिकल 42 है, उसके अंदर एक प्रावधान दिया हुआ है कि मतलब सरकार सुनिश्चित करे कि ये एक प्रावधान बनाए कि भी उनको जो है मातृत्व अवकाश यानी कि उसको एक मानदेय दिया जाए सर। मेरा तो यही है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूँ सर, कि मतलब ये नहीं है कि भी अभी हवा में बात मार रहा हूँ सर। तो मेरे हिसाब से जी सर जी होना चाहिए ये। जी बिल्कुल सर। तो इसमें बेसिकली जो रॉयल प्रोफेशन हमारा होता है उसको लेकर के आपने बताया कि जब तक प्रैक्टिस में है तब तक तो है, हमारी फीस मिल रही होती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद जब वरिष्ठ अधिवक्ता हो जाते हैं तो उस दौरान भी उनका रॉयल प्रोफेशन की तरह जीवन यापन रहे उनका, उसके लिए ध्यान देना आवश्यक है, जो कि आपने बताया। जी बिल्कुल। तो सर जी चलते बिल्कुल। हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो बार काउंसिल की पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है, उसको लेकर के आपके विजन क्या है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर। सर मैं एक छोटी सी एक बात बता देता हूँ सर। बार काउंसिल की जवाबदेही की अगर हम बात करते हैं, फैक्ट्रीज खुली पड़ी हैं सर आज की डेट के अंदर। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ सर। जी फैक्ट्रीज खुली पड़ी हैं सर, जिससे हमारे रॉयल प्रोफेशन की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर फर्क आया हुआ है। और सर बिल्कुल सर जवाबदेही होनी चाहिए, और जो कि नेशनल लेवल पे होना चाहिए सर। और ये जवाबदेही जब होगी तब ये क्वालिटी एडवोकेट निकल के आएगा सर। बिल्कुल। जरूरत है आज की डेट के अंदर इस चीज की सर। मैं तो सर इसके भी हक में हूँ। फीस का भी जो है एक स्ट्रक्चर जो है सर इसके अंदर जो है मतलब एक सुनिश्चित होना चाहिए कि इससे कम तो फीस लेनी नहीं है वकील। एक एडवोकेट इससे कम तो फीस लेनी नहीं है। सर एक बात बताइए, एक एडवोकेट जब एक
केस को जब लड़ता है ना, वो अपना सर्वस्व उस केस के ऊपर जो है, वो क्लाइंट बन के, एडवोकेट बन के जो है अपना पूरा पूरा उसके ऊपर झोंकता है सर। बिल्कुल। मैं एक केस लड़ता हूँ, मुझे पता है सर, रात रात भर टेंशन होती है। मैं लगता हूँ सर, कोई ऐसा एडवोकेट होगा मतलब कि जो बीपी की और शुगर की जो गोलियां यूज करता होगा। सॉरी टू से, मतलब कि नहीं, अगर हम बिल्कुल बात बिल्कुल। करें सर, टेंशन होती है सर। एक केस को सर पूरा पूरा अंदर अपना घुसता है सर एडवोकेट, फिर उसको जो है वो करता है सर, रात रात जी। भर जो है उसकी तैयारी करता है, फिर अगले दिन जाता है कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। सर लो पॉइंट पे बोलना इतना आसान नहीं है, और ये तभी होगा जब हम लो लेवल से जब इसको स्टार्ट करेंगे। मैं यही सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत है। आप चाहे लो नीचे से ला लें या ऊपर से लगा लें, जैसे ही लो करके आता है तब लगा लें या शुरुआत में लगा लें, ट्रेनिंग की जरूरत है। ताकि जो मतलब इसका जो है, मतलब ये बस सारी कम कहते हुए ज्यादा समझना अच्छा है सर, वो होना चाहिए सर इसके ऊपर सर, रेगुलेटरी होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। जी। जी सर। तो सर इसमें एक चीज और ध्यान में आता है कि जैसे कि अब हर 5 साल में इलेक्शन होते ही हैं बार काउंसिल के, तो जी वादे तो लगभग सभी के आते हैं, लोग कहते हैं रिफॉर्म करेंगे, ये बदलाव करेंगे। लेकिन आपने इसके बारे में भी सोचा है क्या कि मान लीजिए हमने कुछ वादे किए और हमें मौका भी मिला, और उसके बाद वो वादे किसी भी कारणवश पूरे नहीं हो पाते, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सर, नेक्स्ट 5 ईयर वोट मांगने नहीं आऊंगा, और बता दूंगा सर चीख चीख के कि भाई वादे पूरे नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो। मैं एक बताता हूँ सर आपको, बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक उत्तर बताऊंगा सर आपको। जी। सर वादे पूरे होते हैं, आप वादे पूरे करने वाला चाहिए। मैं सर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। हम एक जो मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा था सर, एक इंश्योरेंस का जो है मैंने एक वीडियो जो है मैंने डाली थी, हेल्थ इंश्योरेंस सर। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है सर कि भी आयुष्मान जो हमारा जो गवर्नमेंट ने जो बना रखा है सर, उसके अंदर एडवोकेट्स को ले आए। जैसा कि मतलब मैं सोचता हूँ, मतलब जब आयुष्मान के अंदर जब हम फॉल कर जाएंगे तो मेरे हिसाब से सर आपका वो जो हेल्थ इंश्योरेंस का है वो जो है प्रावधान जो है, वो दिक्कत नहीं आएगी उसमें सर। उसमें जो दिक्कत ये आती है कि जो उसमें प्रोफेशनल हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो भी हैं सर, जो प्रोफेशनल होता है, उन लोगों के लिए आयुष्मान के अंदर कोई जगह नहीं होती सर। मैं एक तो मानता हूं कि भी सरकार से बात करके ये किया जा सकता है, एक बात सर। दूसरा सर, मैं सोचता हूं कि अगर मैं कैलकुलेट अगर करता हूं इस चीज को सर, मैं एक बैंक में गया, उस बैंक के अंदर क्या था, पीएनबी बैंक की मैं बात करता हूं सर। उन्होंने बड़े एक लो लेवल से, लो स्तर से पूरे बैंक का उन्होंने एक अलग से सर एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं, हमारी कोर्ट है लगभग 140, मैं 150 के करीब मान लेता हूं सर, टोटल हमारा हरियाणा पंजाब की बात करता हूं मैं। जी। इसमें किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में 1000, किसी में 100, किसी में 200, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 50, ऐसे अगर केसों की अगर जाती है, मैं डेली की 50 जो है, 100 केस की मैं डेली की जो है वो एक मतलब एक औसत मान लेता हूँ टोटल कोर्ट्स में सर, कि 100 जो है मतलब कि वकालतनामे लगते होंगे सर। जी। और 100 की अगर मैं बात करता हूँ, 100 को अगर मैं गुना करता हूं मैं 30 से, तो लगभग सर ये बनेगा 1400 1500 रुपए के हर, मतलब जो 1500 केसेस की करीब करीब बन जाता है सर ये। जी। अब अगर इसकी अगर उसके बात करते हैं सर, उससे हम टोटल जो है अगर हम बात करते हैं, टोटल सालाना अगर हम बात करते हैं, तो लगभग ये 8-10 करोड़ रुपए के हिसाब किताब से निकलता है, जो मतलब टोटल और हिसाब लगता है 10 रुपए की टिकट के हिसाब से। तो जी। सर मुझे लगता है इस राशि के अंदर तो हेल्थ इंश्योरेंस तो हो ही सकता है सर। एक ग्रुप अगर हम इतने बिल्कुल। बड़े अगर संस्थान की बात करते हैं, तो मैं तो कैलकुलेशन के ऊपर चला हुआ हूँ सर, और बड़ा इजी सा प्रोसेस है। क्या 2 रुपए की टिकट, 5 रुपए की टिकट तो लगवा के सर इस काम को अंजाम दिया जा सकता है सर। तो सर काम करने वाला चाहिए, विजन चाहिए सर, मुझे लगता है काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए सर। जी, और मुझे लगता है सर वेलफेयर को लेकर के और भी हमें कोई उपाय देखने पड़ेंगे, जिससे वेलफेयर को लेकर के जो बाकी के काम है वो किए जा सके। तो मुझे लगता है सर ये सबसे बड़ा इशू है सर, मैं जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है सर। जी। एक इशू आता है सर, एक इशू आता है सर हमारे एडवोकेट साथियों की प्रोटेक्शन को लेके। जी। ये दो इशू हैं जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इशू मानता हूं सर इस चीज को। जब जी। हम प्रैक्टिस करते हैं ना सर, आप तो सर खुद एडवोकेट हैं, हम क्रॉस करते हैं सर सामने वाले का। सर कई बार लगता नहीं है, जब हम क्रॉस में थोड़ा आगे और अंदर जब घुसते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से घुरता है, चल भाई। वो तो हमारी जो सर यूनियन है, हमारा जो एक जी। एक ओहदा है सर, बिकॉज द हम भी एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स हैं।
हमसे वहां पे तो एक थोड़ा एक डर बहुत होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सर एक प्रोटेक्शन की, लगता नहीं क्या जरूरत है। जी अभी पीछे यूपी के अंदर सर हमारी एक बहन की सर निर्मम हत्या कर दी गई थी सर। दिल्ली के बिल्कुल। अंदर जब सर उसका वो कत्ल तो कर दिया सर, सागरपुर, गोली मारी सर। अभी सागरपुर में जो जी पुलिस स्टेशन में हुआ, जो वकीलों को अनाप शनाप बोला गया पुलिस वालों के माध्यम से, देखिए सर, सारी सागरपुर चीजें में अब सामने ही है। सागरपुर की घटना का सर, सागरपुर की घटना का सर मैं बिल्कुल मैं तो एडवोकेट्स को कहता हूं कि ये हमारी एडवोकेट्स की ही वो है। अभी थोड़े दिन पहले सर अभी देखा होगा एक टोल टैक्स के ऊपर एक हंगामा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मैं तो बड़ा खुश हूँ सर, हमारे हमारे अंदर इतनी यूनिटी पैदा हो गई है कि भी हर आदमी हमसे सोचता है कि भैया नहीं एडवोकेट है, क्योंकि सर हम राइट प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स का सर। हम कोई हम कोई सर वो थोड़ी है कि भाई हम राइट प्रोटेक्ट करने का हमें एक शपथ ले रखी है हमने कि भी अपने क्लाइंट का हम जो है सेव करते हैं, एक राइट सेव करते हैं। तो जी उसके लिए सर एक एडवोकेट जो है ना सर, मतलब मर जाता है लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता सर। ये ट्रेनिंग हमारी, ये एक जंगली ट्रेनिंग है सर, ये शुरू से ही चलती है हमारी यहाँ पे। जी बिल्कुल सर, न्याय के लिए तो हमें लड़ना ही है। लेकिन आप जो तो जी एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात, जी सर बताएं जी बताएं। प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। अभी देखो प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं, और अलग अलग स्टेट्स में कहीं पे प्रोटेक्शन जी एक्ट है और कहीं पे नहीं है। मैं समझ रहा हूँ हरियाणा पंजाब में क्यों नहीं है। अब आप बताइए सर, विजन की कमी है और क्या है सर बिल्कुल ये। बिल्कुल सर, विजन की कमी है और प्रोटेक्शन तो जरूरी है। और वकीलों को आए दिन रोड पर निकलना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। तो उसकी जरूरत ना पड़े तो उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हमें लगता है इम्पोर्टेंट कि कदम उठाना चाहिए बार काउंसिल को भी। कदम उठाएगी सर, आप विश्वास कीजिए मुझ पे, उठवाएंगे कदम उठवाएंगे। 100% सर, जी पकड़ सकते हो सर, मैं ये वादा करता हूँ सर। जी सोमदत्त शर्मा एडवोकेट की कहीं भी कोई भी बाजू पकड़ के कोई भी एडवोकेट, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कहीं भी कभी भी लेके जा सकता है। वो बिल्कुल। हर टाइम निर्द पूरी जिंदगी समर्पित है सर एडवोकेट्स के लिए, सीधी सी बात है सर। अगर मैं चलिए ये सर कर रहा आपके, हूँ, विश्वास करेंगे बिल्कुल, तभी सर ये सारी की सारी चीजें हैं। मैं आगे आगे चलेंगे तो मैं सारे के सारे जवाब सर आपको दूंगा, हर चीज के जवाब दूंगा सर। तो मुझे ये भी नहीं पता आप पूछेंगे क्या क्या। जी सर, अगला ये है कि जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। और पंजाब के लिए तो चीजें ठीक है, उनके लिए तो सूटेबल है वो चीज, जगह भी। लेकिन हरियाणा वालों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, लिटिगेंट्स को भी समस्या है और वकीलों को तो खैर है ही, क्योंकि अब यहाँ से वकील चंडीगढ़ जाकर के कोई केस अटेंड करेगा तो उसको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में तो दूरी की वजह से और अत्यधिक खर्चों की वजह से, क्योंकि दूरी है इसीलिए खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और हरियाणा के एडवोकेट जो है वहां पर जा भी नहीं पाते हैं बहुत सारे केसेस में। तो इसको लेकर के मांग ये थी लिटिगेंट्स की और एडवोकेट्स की कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने। उस पर आपके क्या कदम हो सकते हैं, क्योंकि करना अभी तो पंजाब हरियाणा का जो बार काउंसिल है उसी को है। तो उसके बिहाफ पे क्या कदम हो सकते हैं आपके? सर एक देखिए, ये एक ना विषय सर, एक बहुत गंभीर सा विषय है। इस चीज के बारे में सर मैं अभी कुछ भी मतलब कहने के लिए एबल नहीं हूं। हाँ एक चीज की जा सकती है, बेंच बनवाए जा सकते हैं सर। जैसे गुड़गांव से सर काफी दूरी है सर, यहाँ की बेंच बनवाया जा सकता है। अमृतसर से काफी दूरी है सर, बनवाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रावधान है सर, राजस्थान में भी है सर। बेंच है सर उनके वहां पे अलग से सर, हाई कोर्ट के। मेरे हिसाब से तो किया जा सकता है। बाकी अगर हम मांग करते हैं तो अभी सर चंडीगढ़ में रहते ही हमें मतलब कि इसका जो है प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ये एक सर एक बड़ा गंभीर सा विषय है सर। चंडीगढ़ से अगर हमारी हाई कोर्ट अलग हो जाती है तो मुझे लगता है सर ये तो दिक्कत सर आपको और हमको नहीं सर, पूरे हरियाणा वासियों को ही और पंजाब वासियों को ही होगी सर। तो मतलब मुझे तो लगता है सर एक ये बड़ा ही एक अलग सा एक हटके विषय होगा सर ये। मतलब मैं अभी इसके ऊपर सर कहने के लिए कुछ एबल नहीं होऊंगा, और ना ही मैं सुटेबल हो पाऊंगा सही तरीके से, क्योंकि मतलब सोच से परे है सर कई चीजें सर। और कोशिश रहेगी कि अच्छा ही हो सर, कल को मतलब अच्छा ही हो इस चीज के बारे में भी, और अच्छे से ही सोचेंगे सर इस चीज के बारे में सर। और अगर हाँ मैं बात करता हूँ सर, अगर मैं जी हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो सर बार काउंसिल भी लगनी चाहिए, सीधी सी बात है सर, है ना। जी तो तभी थोड़ा आसानी से भी काम हो सकता है सर, देखा जाए तो। लेकिन ये तो सर दोनों के मतलब जो भी उधर के एडवोकेट्स हैं वो भी अपने साथी हैं, यहाँ के एडवोकेट ये भी अपने साथी हैं। तो ये तो सोच विचार के ही काम किया जाता है इस चीज के लिए तो सर, जैसा भी होगा। या इसके लिए सर एक मत भी करवाया जा सकता है कि भाई बताओ कितने मतलब इसके ऊपर सहमत है सर, इस चीज के लिए करवाया जा सकता है सर। आजकल तो कंप्यूटर युग है सर, और ये बड़ा इजी हो सकता है सर, ये मोबाइल से भी हो सकता है सर, मत पेटियों के साथ भी हो सकता है, ये हो सकता है सर ये। हरियाणा वाले तो जी सर सर। इस चीज में काफी सहमत हैं कि उनका अलग हाई कोर्ट हो। हालांकि आपका जवाब जो है वो हम्म। पंजाब और हरियाणा दोनों को खुश करने वाला है।
लेकिन नहीं बेसिकली सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्वेश्चन ही बड़ा ट्रिकी पूछ लिया सर। तो सर देखा जाए तो अब हालांकि चीजें सेंट्रलाइज हो जाती हैं, बेनिफिट तो चंडीगढ़ में जो लोग नियर बाई हैं उनके लिए है, पंजाब के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन देखा जाए सुविधा के नजरिए से, लिटिगेंट्स के नजरिए नजरिए से, और एडवोकेट जो हरियाणा में प्रैक्टिस करते हैं उनके नजरिए से तो मांग है हमारी, क्योंकि क्षेत्र काफी बड़ा हो गया है और पेंडेंसी भी बहुत ज्यादा हो गई है कोर्ट्स की। तो उम्मीद करता हूँ इस विषय पे भी कोई विचार किया जाएगा। तो सर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न जी की। बिल्कुल, डेफिनेटली विचार करेंगे सर। और जी। जब मतलब बार काउंसिल में सर विश्वास सोमदत्त पे होगा, आपके भाई पे होगा, तो मैं आपको बुला के आपसे पूछूंगा, बोलो सर अब क्या करना है। सर सर जी जैसा कि डिजिटल भारत का युग चल रहा है, तो इसमें लगभग सभी चीजें डिजिटल तरीके से काम कर रही हैं, और कोर्स में भी काफी हम्म। सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो उस आधार पे काम हो रहा है। ऐसे में जो कोर्ट की हियरिंग्स हैं वो भी ऑनलाइन होने लगी हैं। लेकिन जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि वो अपने चैम्बर से बैठ करके ऑनलाइन हियरिंग्स को अटेंड कर सके। केवल कुछ लोगों, कुछ एडवोकेट्स के पास ही ऐसी सुविधाएं हैं। जो पुराने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता हैं, जो फाइनेंशियली एबल्ड पर्सन है, केवल उन्हीं के पास ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन जो नए एडवोकेट्स हैं, और नए क्या पुराने भी एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनके पास चैम्बर्स की सुविधा नहीं है, और जब वो मांग करते हैं अपने चैम्बर्स के लिए, तो उनको ये कहा जाता है कि हम तो पेड़ के नीचे खड़े होकर हमने प्रैक्टिस की है, हमने तो एक टेबल पे 10-10 लोगों ने बैठ कर प्रैक्टिस की है, तो आपको चैम्बर हम्म। कैसे मिलेगा। लेकिन समय की मांग ये है, बिना चैम्बर के ऑनलाइन हियरिंग और डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है, और जो जैसा प्रक्रिया अभी हो गई है कि डिजिटल तरीके से हियरिंग्स होने लगी हैं, वो बिल्कुल ही असंभव लगता है सभी के लिए। तो इस विषय में बार काउंसिल जो है क्या कदम उठा सकता है। मैं सर एक बात बताऊं आपको, जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से इंडिया में होता जा रहा है ना सर, मुझे लगता है कि चाइना से तो हम आगे निकल गए होंगे या निकलने वाले होंगे सर। निकल गए हैं सर, हम चाइना से आगे निकल गए हैं सर, ठीक है ना। अब अगर मैं अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बिल्कुल छोटी सी बताता हूं मैं, तो एडवोकेट्स भी, आप अगर मैं इससे पीछे वाले अगर इलेक्शन की बात करता हूँ तो 60,000 थे सर, और इस बार सर लगभग लगभग 1,15,000 प्लस है सर। तो जी। एडवोकेट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सर यूथ जागरूक होता जा रहा है, तो वकालत तो है जो वो करते जा रहे हैं, तो मतलब वो बढ़ता जा रहा है। और इसी से सर जितनी पेंडेंसी है सर वर्क की, वो भी कम होती है सर, इसी से अगर मैं मानता हूँ सर, बार काउंसिल की तरफ से ना कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए। मैं मानता हूँ सर, चैम्बर्स के बारे में हम लोगों ने काफी सोचा कि भी चैम्बर्स किस तरीके से, सर जो नॉर्म्स है सर आज की डेट में ही सर, जब जब 20-20, 25-25, 50-50 मंजिल जब बन सकती है सर, फ्लैट्स बन सकते हैं, तो चैम्बर्स क्यों नहीं। तो इसका प्रावधान तो यही है सर, जगह जिस तरीके से कम होती जा रही है, उस तरीके से सर जो चैम्बर्स हैं सर, चैम्बर्स के ऊपर ही चैम्बर्स बन सकते हैं, वो नीचे से पिलर उठा के बनाए जा सकते हैं सर। ये अगर सही मतलब पैक के इंजीनियर से, या जो भी जो प्रावधान होता है, जो मतलब हमारे जो माननीय जो जस्टिस साहब जो लगाते हैं इसके ऊपर, तो उसके हिसाब से ये हो सकता है काम, कोई लंबा चौड़ा सा इशू नहीं है। ये तो रही चैम्बर्स की बात न्यू एडवोकेट्स के लिए। अब आज की डेट में सर 2 एडवोकेट्स के लिए कल को सर वो 4 का प्रावधान भी होएगा सर उस चीज के अंदर सर। तो ये तो देखो, चैम्बर्स तो सर एक एडवोकेट की बिल्कुल नीड है सर, और ये कोई विषय भी नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है सर, ये बेसिक नेसेसिटी है। सबसे पहले शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन मतलब आपको एक बात बोली थी कि आजीविका का साधन जो है सर वो बनाया जा सकता है, वो एक मानदेय शुरुआत में जो है दिया जा सकता है इन द बिगिनिंग सर। और मतलब जो है सर वो सेटअप तो सर मतलब लैपटॉप से और खुद से ही वो करना पड़ता है सर। इंटरनेट भी कोई ज्यादा आज की डेट के अंदर सर, एक अगर इंटरनेट सुविधा की बात करता हूं, तो एक जो कोर्ट परिसर है सर, उसको कंप्लीट सर इंटरनेट फुली बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में जो सुविधा है सर, और बहुत सी कोर्ट्स के अंदर भी है। मैं जैसे भी घुमा हूं, मैंने कई कोर्ट्स के अंदर देखा है कि भी कोर्टों के अंदर भी सर मतलब कंप्लीटली सर उन्होंने वाईफाई जो बना रखा है सर इस चीज के अंदर। सेटअप तो इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सकता है मेरे हिसाब से, कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए सर इस चीज के अंदर। तो इस और विषय में चैम्बर्स भी का भी ये नॉर्म्स बना के किया जा सकता है। तो इस विषय में भी बार काउंसिल कदम उठा सकता है, ऐसा आपका मानना है। बार काउंसिल बिल्कुल सर, ये मैं बताऊं सर क्या है, विजन की प्रॉब्लम है सारी की सारी सर। आप ठीक है, कॉप्टेड मेंबर बनाए जाते हैं सर, उन कॉप्टेड मेंबर को बना के उनसे काम लो ना सर, उनके जिम्मे लगाओ ना। टोटल सारी की सारी चीजें तो 25 मेंबर्स नहीं कर सकते ना। आगे जब आते हैं, जब एक मेंबर आता है सर, वो अपने कॉप्टेड मेंबर बना, उनको उनकी वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से उनको काम दो।
और सर ऐसा नहीं है कि विजन मतलब अकेला मेरे में और आप में ही है विजन। मैं कहता हूं जो आज की यंग जनरेशन आ रही है सर, एआई के लिए देखो आप कितना मतलब कितनी जबरदस्त मतलब जो इन्होंने मतलब ये यूज कर रखा है एआई को। सर मैं घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं सर आज की डेट के अंदर क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ यंग एडवोकेट्स की सर आर्ग्यूमेंट देखें आप सर, माशाल्लाह। मतलब उनका जो उनका टैलेंट देखे सर, नए से नए जो बच्चे आ रहे हैं सर, माशाल्लाह। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहुत अच्छा जो है मतलब सिस्टम जो है मतलब बड़ी क्वालिटी है सर हमारे एडवोकेट्स के अंदर, हमारे इंडियंस के अंदर जो हमारे जो यंग है जो लॉयर है सर, उनके अंदर बड़ी क्वालिटी है सर। मैं मतलब ये बात बताना चाह रहा हूँ। और सर अगर उनसे अगर इस चीज के बारे में अगर सर उनसे एक राय ली जाए, उनके हिसाब से अगर काम करवाया जाए, कोई काम मुश्किल नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ कोई भी काम टफ नहीं है सर। बट आपके विजन होना चाहिए कि भाई आपको इस तरीके से ये काम करवा। बिल्कुल। तो सर एआई का भी जी आपने सर। बात किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां तक बात है तो लगभग हर चीज में इसका उपयोग हो रहा है। और जो नए एडवोकेट्स हैं वो तो खैर इस चीजों में काफी आगे हैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मुकाबले में। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहे और एआई का उपयोग हम अपने एडवोकेट के जो प्रोफेशन में भी कर सकें, उसके लिए भी बार काउंसिल कुछ कदम उठा सकता है क्या? और अगर उठा सकता है तो किस प्रकार के ऐसे कदम हो सकते हैं? सर मुझे लगता है आगे जो लड़ाई होगी एआई वर्सेस एआई ही होगी सर। जी। मैं अगर मैं जो बात बड़ा एक बताने जा रहा हूं सर, जो मैंने इसके बारे में सोचा। कल भी आपको पता होगा सर, अमेरिका में सर एक ऐप आई है, आईटी का जो एक ऐप आई है कि लीगली बेसिक उन्होंने एक मतलब एक ऐप जो है वहां पे लॉन्च हुई है सर, है ना। जी। तो चैट जीटीपी का जो हिसाब से सर थी। तो मतलब अगर बात करता हूं एडवोकेट्स मतलब अपने एफिशिएंसी के हिसाब से एआई वर्सेस एआई की ही लड़ाई होने जा रही है सर। मैं मतलब साल 2 साल की बात है सर ये। 15 में सर इंटरनेट आया था, बहुत कुछ हमने देख लिया, बड़े बड़े फास्ट रैपिडली मतलब चेंज हुई है सारी की सारी चीजें। और अब मुझे लगता है सर एआई से मुझे लगता है कि बड़ा रैपिडली चेंज होएगी। और इसके अंदर नॉर्म्स तो सर देखो, ये तो सर इंटरनेशनली नॉर्म्स बनेंगे इसके अंदर तो सर, या हमारे मतलब इंडिया लेवल पे ही मतलब जो है वो नॉर्म्स तैयार होंगे सर इसके ऊपर तो। बार काउंसिल अपना सर विचार लेके, यंग लॉयर से विचार लेके, सभी एडवोकेट्स जो है हमारे नए हैं और जो हमारे जो सब सीनियर्स हैं, सबसे विचार लेके सर इसके ऊपर काम किया जाता है। क्योंकि एआई के आगे मुझे नहीं लगता कि भी एआई के बारे में कोई सही तरीके से मतलब कि आज डिस्कशन करने के मूड में होगा या मतलब वो बता पाएगा। मतलब एआई तो सर अभी तो गजब लेवल पे मतलब है सर, मुझे लगता है सर। सर एक छोटा बताऊं आपको बात में, एक दो फैक्ट डाल लो, एआई प्लेट तैयार करके दे देगी आपको। जिसके लिए सर हम लोग डिक्टेशन कराते हैं, बैठते हैं, एक लंबा सर 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, उसके ऊपर सारे सारे लॉ सर्च करते हैं, फिर एक एक होता है सर पूरा पूरा दिन लग जाता है एक एडवोकेट का। शुरुआत में बोला था ना सर, एक प्रैक्टिस के लिए कितना जोर और जान लगानी पड़ती है बंदे को। जी। तो सर वो एआई तो आपको 2 मिनट में करके देगी, छोटी सी करेक्शन करो और अपना निकालो सर उसको सेटअप से। सर वो तो मतलब लड़ाई एआई वर्सेस एआई होने जा रही है सर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वकीलों के लिए भी ये चीजें नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर सही प्रकार से इसका सर उपयोग ये नहीं किया गया तो। लेकिन सर ये तो डेफिनेटली। इसका उपयोग सही प्रकार से हो सके उसके लिए, क्योंकि अब बार काउंसिल ही कोई ऐसा कदम उठाएगा कि एआई के साथ सामंजस्य बना करके जो एडवोकेट्स हैं वो अपने आप का स्किल डेवलप करके एआई के साथ चल सके, उसका उपयोग सीख सके। तो इसके लिए बार काउंसिल का मुझे लगता है काफी देर हो रही है उसको विचार करने के लिए, क्योंकि हर फील्ड में एआई चल रहा है और हर फील्ड में एआई का उपयोग करके लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वकालत ऐसा पेशा है जहां पर एआई का उपयोग अगर हर एक वकील को एक्सेस मिलने लग जाए और उसको उसका उपयोग करना आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो अपने प्रोफेशन को और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस विषय में तो बार मुझे काउंसिल लगता को। है सर, जी। मुझे लगता है सर डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज तो है सर ये। लेकिन सर बेनिफिशियल भी बहुत है सर ये आने वाले टाइम के अंदर सर। न्याय मिलने में आसानी भी होगी सर इस चीज से। जी। तो जो एक जी। जज साहब जब एक माइंड मेकअप करता है तो वो लॉ के हिसाब से करता है, मेहनत तो एडवोकेट करता है ना नीचे सर। और जब सारे के सारे लॉज कंप्लीटली कोई छूट ना जाए, वो सारी सारी चीजें जब उसके सामने होएगी, तो मतलब तो जज साहब सर उसके ऊपर मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन देने में सर, एक अपना माइंड मेकअप जो है कोग्निजेंस लेने में सर एक थोड़ा बेनिफिट तो मिलेगा ही सर उनको जी। जी। तो इसके लिए जरूरी यह है कि बार काउंसिल वकीलों के बेनिफिट के लिए एआई का उपयोग करे और उसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करे कि वकील अपने स्किल का उपयोग बढ़ा सके और एआई का जी उपयोग करके अपने फील्ड को और भी अच्छा मजबूत कर सके, एआई के साथ चल सके। तो सर ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जी दिलवाने की जी सर जी, मेरा और प्रशिक्षण रहेगी प्रशिक्षण सर की जी। आवश्यकता है वकीलों को एआई को जी लेकर जी के, तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता जी है। तो सर काफी जी सर। कीमती समय आपने दिया है, तो एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे। अंत में आप
जो है अधिवक्ता को कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो मैसेज दीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे सर। सर मैं तो मैसेज नहीं, एक मैं आपके माध्यम से सर एक बात और बताना चाहता हूँ। एक मेरा प्रावधान रहेगा, जब एडवोकेट्स काम करता है ना सर, तो वो अपने पूरे वर्क एफिशिएंसी से वो एक काम करता है। मुझे लगता है अपने प्रोफेशन चलाने के लिए एक एडवोकेट बड़ा ईमानदारी से काम करता है सर, सारे के सारे जो भी हैं सर, जो इस प्रोफेशन में है। और सर उनकी कंप्लेंट भी दी जाती है सर एडवोकेट की, किसी न किसी रीजन के लिए वो बार काउंसिल में जाती है सर। एक रेगुलेटरी बॉडी होने के साथ साथ बार काउंसिल को वो शिकायत सुननी पड़ती है सर। मुझे लगता है कि जो भी शिकायतें आती हैं फेक भी होती है उनके अंदर शिकायतें सर, रिवेंज के अकॉर्डिंग भी वो शिकायतें होती हैं। मुझे लगता है कि भी इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है कि भी इनिशियल स्टेज के ऊपर सब डिविजनल कोर्ट्स होगी या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें मेल और फीमेल की जो है कंप्लीट जो है सहभागिता हो। और उसके बाद सर उसका जो है वहीं पे उसका एक निदान करवाया जाए। उसके बाद जब कोई है तो फिर जो है अगर कोई दिक्कत आए तो फिर वो जो है ऊपर आनी चाहिए सर। इस पे भी जो है मैं मतलब अपने आपके माध्यम से जो है चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जी इसके ऊपर मैं जो है मतलब काम करूंगा, मतलब इसके ऊपर भी जो है मतलब ये जो प्रावधान बनवाएंगे सर। और जी सबसे बड़ी बात है, धन्यवाद आपने मुझे इस काबिल समझा कि सर। मतलब आपने इंटरव्यू लिया। और बड़ा खुशी हुई सर आपसे। आप भी बड़े जागरूक हैं और बड़े मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं बड़े बड़े अच्छे और बड़े मतलब हिसाब से पूछे हैं। और हमारे एडवोकेट्स जो हमारी जो लॉ जो है मतलब फ्रेटर्निटी है जो उसको मतलब आप जैसे एडवोकेट्स की जरूरत भी है सर। और ये विचार जो है एक दूसरे के साथ चले जाएं, जो मेरे विचार है मतलब आगे इधर उधर जाएं। और मैं बड़े अपने बड़े अच्छे तरीके से जो है मतलब अपना जो है मेहनत करूंगा कि साथियों के लिए, चाहे मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बड़े हैं, मेरे जूनियर्स हैं, सबके लिए जो भी वादे कर रहा हूं मैं उनको पूरे करूंगा। और धन्यवाद 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 और कोटि कोटि धन्यवाद। सर आपका बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपकी एनिवर्सरी भी है तो आपका समय और भी ज्यादा कीमती हो गया था, जो कि आपने थैंक कीमती यू समय से निकाला। सर। और थैंक हमारे यू। चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कानून है उसके विषय में आपको जागरूक करते रहें और साथियों से संबंधित जो उस फील्ड से संबंधित लोग हैं उनका भी ज्ञानवर्धन करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जी माध्यम सर। से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो वकीलों के हित को लेकर के, लिटिगेंट्स के हित को लेकर के हमने आपसे सवाल जवाब किए हैं। तो अब मैं अधिवक्ताओं के विवेक पर छोड़ता हूँ इस चीज को कि वो किस प्रकार से सवाल को जवाब को लेते हैं और अपना निर्णय करते हैं। तो सर इसी के साथ विदा लेते हैं आप सभी से।